गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दौरान, और उसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। देखिए, अब तक आपने एरिया को एज ए स्केलर पढ़ा है, मतलब अब तक एरिया की सिर्फ आपने वैल्यू निकाली है, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाला है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन की बात अब तक हमने नहीं की है। लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि एरिया को हम एज ए वेक्टर पढ़ेंगे। आप अज्यूम करिए कि मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग में से पानी फ्लो हो रहा है, इस तरफ से पानी आ रहा है, और ये रिंग ऐसे रखी हुई है। जब ये रिंग ऐसे रखी होगी तो इसमें से मैक्सिमम पानी पास हो पाएगा, मैक्सिमम वाटर इसमें से जा पाएगा। लेकिन अगर हम इस रिंग की डायरेक्शन को धीरे धीरे चेंज कराते जाएं और लास्ट में आके ऐसे कर दें, तो आप देखिए इस सिचुएशन में इसमें से मिनिमम वाटर पास हो पाएगा, कम से कम पानी पास हो पाएगा। इसका मतलब यहां जो वाटर की अमाउंट उसमें से पास हो रही थी, जो फ्लो हो रही थी, वो इस रिंग के एरिया के ऊपर डिपेंड कर गई है कि वो एरिया की डायरेक्शन किस तरह से है, वो एरिया किस तरह से रखा हुआ है। रिंग इस तरह से रखी हुई है या रिंग इस तरह से रखी हुई है। यही कारण है कि यहां पे हमें इस एरिया की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है। और अगर हम किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन भी पढ़ें साथ में और मैग्नीट्यूड भी, तो हम उसका नाम वेक्टर क्वांटिटी देते हैं। इसी कारण से हमने एरिया को वेक्टर क्वांटिटी दिया, क्योंकि यहां हम एरिया की मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे ही, साथ में एरिया की डायरेक्शन भी निकालेंगे। सो अब तक इसमें अप टू नाउ we studied area as a area as a scalar quantity. Area as a scalar quantity, but now we will consider it as वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। हम उस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी? देखिए, जो प्लेन एरिया होगा, फॉर प्लेन एरिया डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is along its normal। मतलब मान लो कि आपके पास ये एक प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया के ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे। यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक प्लेन एरिया हमने ऐसे रखा हुआ है। जब इस प्लेन एरिया पे आप नॉर्मल ड्रॉ कराएंगे तो नॉर्मल या तो ऐसे हो सकता है या नॉर्मल ऐसे हो सकता है, और इस नॉर्मल के अलोंग ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर नॉर्मल इस तरह से है, इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। अगर नॉर्मल इस तरफ है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब बात आती है कि हम किस तरफ लें। मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन तो दो आ गई हैं, और अगर नॉर्मल की डायरेक्शन दो है तो जो यूनिट वेक्टर है एरिया का, उसकी डायरेक्शन भी दो हो सकती हैं। हम यहां कौन सी पढ़ेंगे वो हमारे कंडीशन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी पढ़नी पड़ेगी। वो हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे जैसे इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन हम कौन सी मानेंगे। तो ये तो एक प्लेन एरिया के लिए था। जब एरिया प्लेन हो
तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल के अलोंग होगा। लेकिन अगर यहीं पे एक कर्व्ड सरफेस हो तो उस कर्व्ड सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेंगे? मतलब ऐसी एक सरफेस हो तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या पढ़ेंगे? यहां जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम सबसे पहले इस एरिया को स्मॉल स्मॉल प्लेन एरिया के अंदर रिजोल्व कराएंगे, ब्रेक कराएंगे। ये पूरा एक एरिया था, इसको हमने स्मॉल स्मॉल रीजन के प्लेन एरिया में रिजोल्व करा दिया। ये एक प्लेन एरिया, ये एक प्लेन एरिया। और अब अगर ये प्लेन एरिया यहां हमने निकाल लिया है तो इस प्लेन एरिया के यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर तो हम निकाल ही पाएंगे, क्योंकि यहां भी तो हमने निकाला था। दोबारा से यहां वही सिचुएशन होगी। लेकिन तो यहां जो आएगा, ये पहले ये देख लो, ये जो आएगा ये यूनिट वेक्टर है, एरिया यूनिट वेक्टर। यहां जो आएगा ये आएगा एरिया यूनिट वेक्टर। यहां अगर आपने एक प्लेन एरिया माना है तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा इस तरफ। यहां एक एरिया वेक्टर माना है तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा इस तरफ। यहां आप देखिए इसमें पूरी कर्व पार्ट में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी, हर प्लेन एरिया के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है। तो एक क्लोज पार्ट के लिए या एक क्लोज सरफेस के लिए, एक कर्व सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो आउटवर्ड नॉर्मल रहेगी। सो द डायरेक्शन ऑफ area vector, direction of area vector for curved or closed surface is taken to be outward normal, to be outward normal। ये है आपका एरिया वेक्टर। किस तरह से हमें एरिया की डायरेक्शन एसोसिएट या एरिया की वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है। अगर ये एरिया अपने पास इसकी वैल्यू जो थी वो मान लो डेल एस था, तो ये तो एरिया वेक्टर हो गया है। जब हम इस एरिया यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो एरिया यूनिट वेक्टर की वैल्यू आती है, यूनिट वेक्टर होता है किसी भी, जब आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो आएगा वेक्टर, और यहां वेक्टर जो है एरिया है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। इस तरह से आएगा। यहां से इस एरिया वेक्टर की आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा डेल एस इक्वल्स टू एन कैप डेल एस। यह था आपका एरिया वेक्टर। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो फ्लक्स वर्ड है वो क्या होता है? फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू फ्लो। तो यहां क्या चीज फ्लो होगी? यहां हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होंगी। वाटर फ्लक्स भी आप अज्यूम कर सकते हैं। जब हमने रिंग में से, इस रिंग के एरिया में से वाटर को फ्लो कराया था तो वहां पे वाटर फ्लक्स बन रहा था। अगर इसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लगे तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। सो फ्लक्स इज ए लैटिन वर्ड। हियर फ्लक्स इज लैटिन वर्ड, flux is Latin word and its meaning is to flow। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर क्या बना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो पूरी डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज डिफाइंड एज
it is defined as number of electric field lines, number of electric field lines crossing the given area। एक गिवन एरिया में से, एक दिए गए एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो हम निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन एरिया रखा हुआ है, कुछ ऐसे, और इस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होती हैं। तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई है। ये जो एरिया था इसकी वैल्यू आप मान लीजिए डेल ए है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होंगी वो कितनी होंगी। आपने अब तक लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां जो एक यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो हमारे पास बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब एक यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो हमें पता है। अब अगर यूनिट एरिया का पता है तो टोटल एरिया में से कैसे निकालेंगे। एक यूनिट एरिया का पता है तो टोटल एरिया में से निकालने के लिए हम इस पूरी क्वांटिटी को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस होल एरिया, कुछ ऐसे ही सिचुएशन है जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक पेन की कीमत, आपके पास 10 पेन है, उस 10 पेन में से एक पेन की कीमत 5 रुपए है। तो आप 10 पेन की कीमत बताइए, तो आप क्या करेंगे 10 इंटू 5, मतलब उनको मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल क्वांटिटी इंटू टोटल प्राइस, और सॉरी प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी। तो यहां हमारे पास जो टोटल उसकी जो प्राइस था वो हमें मिल जाएगा। उसी तरह से एक यूनिट एरिया के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, या ये कह सकते हैं कि यूनिट एरिया के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता है। टोटल एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम इस क्वांटिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this area is proportional to E del A। यहां पे ये सिचुएशन है। और यहां आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो कुछ पास हो रही हैं ऐसे। ये एक प्लेन एरिया था, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। तो ये इस एरिया के तो परपेंडिकुलर हुई, लेकिन एरिया का जो यूनिट वेक्टर था वो यूनिट वेक्टर या तो हम ऐसे ले सकते हैं या हम ऐसे ले सकते हैं। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से इस तरफ जा रही है। तो हम जो यूनिट वेक्टर एरिया का यहां अज्यूम करेंगे वो इस तरफ वाला अज्यूम करेंगे, ये अज्यूम नहीं करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से रहेगा कि हम किस डायरेक्शन में एरिया का यूनिट वेक्टर मानेंगे। तो हमने अगर इस तरफ से मतलब लेफ्ट रीजन से राइट साइड में जा रहे हैं
तो राइट साइड वाला ही हम यूनिट वेक्टर अज्यूम करेंगे। तो यहां पे जो एरिया था उसके तो परपेंडिकुलर थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहां जो एरिया वेक्टर था वो उसकी डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ये थी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है इसका मतलब। तो यहां इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा इसी डायरेक्शन में, एन कैप। ये था। अब सेकंड सिचुएशन में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एरिया तो हमने ऐसे ही रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसे करा दी, ऐसे चेंज हो गई है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस एरिया में से वो कितना आएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई से हमने डिनोट किया और ये डेल ए इसका एरिया। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा थ्रू दिस एरिया वो होगा now in this case electric flux through this area is proportional to E del A cos थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस सिचुएशन में। अब ये कहां से आया, कैसे आ गया है? देखिए, यहां जो इस एरिया का यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा इस तरफ, वो तो नॉर्मल ही मिलेगा इसके, क्योंकि यूनिट वेक्टर और इस एरिया का जो नॉर्मल था उसकी डायरेक्शन सेम थी। तो नॉर्मल इस तरफ आएगा तो यूनिट वेक्टर भी इसी तरफ आएगा। ये है आपका एन कैप। अब इस यूनिट वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल बनता है थीटा। कितने एंगल पे है? ये एंगल है थीटा। ये आपको बताया जाएगा कि एरिया यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल कितना है। यहां एंगल थीटा है, यहां एंगल 0 था। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे है, टिल्टेड है एट एन एंगल थीटा विद दिस यूनिट वेक्टर। तो अब यहां हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसको हम रिजोल्व कराएंगे कंपोनेंट्स में। जब आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो एक कंपोनेंट तो इसका आएगा ये, और एक कंपोनेंट आएगा इस यूनिट वेक्टर के अलोंग, ये होगा। जहां एंगल थीटा बन रहा था तो ये जो कंपोनेंट था इसका तो नाम होगा ई डेल ए कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट था इसका नाम होगा ई डेल ए साइन थीटा। आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी, ई कोस थीटा, ये कंपोनेंट ई कोस थीटा, ये कंपोनेंट ई साइन थीटा। अब ये दो कंपोनेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के आए हैं, इन दोनों में से आप मुझे बताइए कि कौन सा कंपोनेंट इस एरिया में से पास हो पाएगा। ये कंपोनेंट ई कोस थीटा इस एरिया में से पास हो पाएगा, ई साइन थीटा पास नहीं हो सकता, क्योंकि जो ई कोस थीटा था वो इस तरह से है, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है उसके पैरेलल में है। तो ये पास हो पाएगा, ये कैसे पास हो पाएगा? ये तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये पास इसमें से नहीं हो सकता, ये तो नीचे जा रहा है, पास तो ये हो पाएगा। इसीलिए हमने कंपोनेंट लिया ई कोस थीटा,
और यहां लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल ए कोस थीटा। तो यहां जो हमारे पास फ्लक्स आया वो आया डेल फाई इक्वल्स टू ई डेल ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां हम इसको ये लिख सकते हैं E डॉट एन कैप डेल ए। सो यहां पे ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमारा आया है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ रखा है +1 में, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, और ये जो क्वांटिटी आई है ये एक स्केलर क्वांटिटी आई है, इसका नाम हमने सी दे दिया है। तो यहां भी दो क्वांटिटीज थी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी थी और साथ में कोस लग रहा है, तो यहां इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनेगी जिसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां हमारे पास, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। डेल फाई इक्वल्स टू ई एन डेल ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यहां देखो मैंने वहां फाई लिखा था, यहां डेल फाई, ये इसलिए क्योंकि यहां जो एरिया था वो स्मॉल एरिया था डेल ए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा वो भी स्मॉल आएगा, इसीलिए मैंने यहां डेल फाई लिख दिया है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब कैसे होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा पे अगर डिपेंड कर रहा है तो थीटा के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए, अगर थीटा आपका, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कोस 0 1 और 1 बना, तो यहां पूरी क्वांटिटी ये पॉजिटिव आएगी। सो डेल फाई इक्वल्स टू पॉजिटिव, और इस सिचुएशन में जो फ्लक्स आएगा वो आपका मैक्सिमम होगा। सेकंड है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ध्यान रखना थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया यूनिट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये उसके बीच में है एंगल। तो यहां थीटा अगर 0 है, थीटा 0 कैसे होगा? थीटा 90 है, थीटा 90 कैसे होगा? यहां पे आपका यूनिट वेक्टर तो एरिया का ये रहेगा, ऐसे है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड चली जाए तो कहने का मतलब आपका जो यूनिट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन तो ऐसे थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर ऐसे हो तो यहां जो एंगल बना वो 90 डिग्री का एंगल बना। अगर ऐसे भी होंगी अपवर्ड तो भी एंगल 90 बना। इस सिचुएशन में आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया में से पास नहीं होगी, तो यहां फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0, डेल फाई equals to 0, and the third one is if theta equals to 180 डिग्री, ये होगा डेल फाई इक्वल्स टू नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि जब आप कोस थीटा पुट करेंगे, कोस थीटा की जगह 180, कोस 180 -1 बनता है, और ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव तो ये पूरी भी नेगेटिव, तो आपका फ्लक्स भी नेगेटिव आएगा। अब ये माइनस कब आएगा? जब आप एक क्लोज सरफेस ले लें। क्लोज सरफेस का मतलब जब आप एक स्फीयर माने, जब आप एक
क्यूब माने, क्यूबॉइड माने, ये क्लोज सरफेसेज हैं। इन क्लोज सरफेस के केस में हमने लिखवाया था कि क्लोज सरफेस में जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इनवर्ड में नहीं रहेगा। तो यहां पे ये मान लो एक आपका क्यूब है, ये क्यूब की एक सरफेस हो गई है। हम यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो ये हो गई है। ये जो सरफेस थी इस क्लोज क्यूब में से, ये जो हमने सरफेस थी इसमें से अगर फ्लक्स निकालें तो ये पूरी क्लोज सरफेस है, तो यहां जो यूनिट वेक्टर लेंगे इसके लिए वो इनवर्ड नहीं ले सकते, हम वो आउटवर्ड लेंगे। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो इस तरफ आ गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ आ गई है। दोनों एंटी पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हो तो एंगल 180 बनेगा, और 180 बना तो यहां पे जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन इसके लिए जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचेंगे, इस सरफेस के लिए भी आउटवर्ड करेंगे, लेकिन यहां आप देखिए आउटवर्ड अगर करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, और फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है। तो यहां एंगल 0 था और यहां एंगल 180। तो क्लोज सरफेस के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है। आप लेने को इस तरफ ले सकते थे, लेकिन ये क्लोज सरफेस है तो हम अंदर की तरफ नहीं लेंगे, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम यूनिट लिखें तो यूनिट क्या आएगी और डायमेंशंस क्या होंगे इसके, वो आप देखिए। डायमेंशन और यूनिट, यूनिट होगी इसकी, थर्ड पॉइंट इसमें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया। तो इसकी यूनिट आप लिखिए और इसकी यूनिट लिखिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन कूलॉम इनवर्स, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। यहां हम एसआई यूनिट लिख रहे हैं। ये जो यूनिट बनी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट बन गई है। ये थी आपकी यूनिट। एंड द थर्ड इज फोर्थ इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिख पाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन चार्ज। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी। यहां आपको फोर्स का तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद ही होगा क्योंकि आपने +1 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो यहां जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का वो होगा m1 L1 T-2 अपॉन चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, हमारे पास करंट एक क्वांटिटी होती है एंड करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, Q इक्वल्स टू I T। I के लिए हम डायमेंशन लिखेंगे A और T के लिए, टाइम के लिए हम लिखते हैं कैपिटल T। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। सो यहां लिखेंगे A T, इसको आप सोल्व करिए, ये हमारे पास आएगा m1 L1 T-3 A-1। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का।
अब बचता है फ्लक्स। फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, तो इसका लिखिए m1L1 T-3 A-1, और साथ में एरिया का भी लिखिए। एरिया का आएगा एरिया का आएगा L स्क्वायर, तो ये बनेगा m1L3 T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे होते हैं इस पे, और पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं। सो इसको अच्छे से पढ़िए, साथ में अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहिए और एनसीईआरटी बुक फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू।